हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनाफाइड ज्ञान। आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन इज अ मीन्स बाय विच वन कैन डिटेक्ट वेदर द विटनेस इज टेलिंग ट्रुथ और फॉल्स। इट इज अ मीन्स टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, ये नहीं कि विटनेस जो बॉक्स में खड़ा है वहां गए और जो मन वो सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछने वाले को खुद नहीं पता है कि वो क्यों पूछ रहा है वो सवाल, क्या आंसर मिलने से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नहीं पता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है वो क्या है। फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ, देन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देयर आफ्टर री एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन इन चीफ उसको कहते हैं जो पार्टी गवाह को लाता है, वो जो बुलवाता है उससे कोर्ट में, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ। और एडवर्स पार्टी जो उससे सवाल पूछता है ये टेस्ट करने के लिए कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई एम्बिग्यूटी रह गई तो उसका री एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए व्हाट इज द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, हाउ यू कुड क्रॉस एग्जामिन ए विटनेस। तो इसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तैयारी में क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले FIR, केस डायरी, जितने एग्जिबिट्स हैं उसमें, यानी एग्जिबिट्स का मतलब है जो भी सामान जब्त किया गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो सब आप देख के रेडी होंगे। और सबसे पहले जो FIR पढ़ेंगे उसको पढ़ते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला कि FIR जो है वो फर्म बयान पे हुआ है कि रिटन रिपोर्ट पे हुआ है, लिखित आवेदन पे। दूसरा, FIR में टाइम ऑफ अक्रेंस, डेट ऑफ अक्रेंस, प्लेस ऑफ अक्रेंस, मैनर ऑफ अक्रेंस को ध्यान में रखना होगा आपको। अगर कोई डिले है इन फाइलिंग FIR, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन इट और नॉट, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं कि फर्ज कीजिए कि एक केस है जिसमें गवाह कहता है या इन्फॉर्मेंट कहता है या FIR उसका है इस तरह से कि मेरे भाई साहब अपने घर में बैठे हुए थे, उसी समय 5 लोगों का नाम लेता है ABCDE, पूरब की दिशा से आए, जिनके हाथ में लाठी था, सभी के हाथ में, और आके मेरे भाई को गाली गलौज करने लगे इस बात को लेके क्योंकि कि उसने क्यों उसके पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया। इलेक्शन का समय है इसीलिए ये एग्जाम्पल भी इसमें बढ़िया है, मतदान नहीं किया। और वो कहता है इन्फॉर्मेंट कि गाली देते हुए ए ने मेरे भाई के सर पे एक लाठी मारी, जिससे मेरे भाई का सर फट गया, खून बहने लग गया, मेरा भाई वहीं पे गिर गया घर के सामने। फिर बी ने उनको लाठी मारी जो उनके पीठ में लगी, तब तक मैं दौड़ के गया बचाने के लिए उनको। तो मुझे भी C और D ने लाठी मारी, जिससे C की लाठी मेरे माथे पे लगी और D की लाठी मेरे हाथ पे लगी। ये मारपीट देखकर मेरी भाभी बचाने आई और हल्ला की, तो उसे भी E ने गाली देते हुए मारा, जो उनके किसी भी कंधे पे लगी चोट। तब तक हल्ला सुनकर अगल बगल के लोग इकट्ठा होने लग गए या गांव के लोग इकट्ठा होने लग गए। तो ये 5 व्यक्ति पुनः पूरब दिशा की ओर और भाग गए। तब हम लोग उठा के अपने भाई को
हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाकी मेरा और मेरी भाभी का इलाज हुआ। ये हो गया एक केस। अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा थोड़ा, और उसने टाइम बताया कि मई का महीना था, और एक डेट बताई कि 2000 का मई का की घटना थी, और 5:30 बजे का समय था। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। ये समझ लीजिए उस गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ है। अब यू हैव टू रेडी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला मैंने कहा FIR क्लियर होना चाहिए। तो अब आप डेट एंड टाइम पे पहला सवाल पूछ सकते हैं। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो अब डेट के लिए मान लीजिए गवाह कहता है आज से 4 साल पहले की घटना थी और 5:30 बजे का समय था। अब आपको पता होना चाहिए गवाह किस लेवल का है, वेदर ही इज अ लिटरेट पर्सन और इलिटरेट पर्सन, रेस्टिक विलेजर है कि शहर का रहने वाला है। तो अगर वो कहता है 4 साल पहले की घटना थी है, तो पहला सवाल तो इससे ये बनता है कि आप बता सकते हैं 1 साल में कितने महीने होते हैं, या 1 साल में कितना दिन होता है, या महीनों में आप बता सकते हैं कितने दिन, कितना महीने पहले की घटना है। तो अगर गवाह को ट्यूटर्ड नहीं है, वो महीनों में नहीं बता पा रहा है कि कितना महीने पहले की है, या ये नहीं बता पा रहा है कि 1 साल में कितने महीने होते हैं या 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो मतलब कि उसको पढ़ा के भेजा गया है कि बोल देना भाई 4 साल पहले की घटना है। ठीक है। और सवाल क्या पूछ सकते हैं, मान लीजिए कहता है 1 पखवाड़ा पहले की है, तो सीधा सवाल पुटअप कर सकते हैं 1 पखवाड़े में कितने दिन होते हैं, वेदर ही नोज और नॉट कि 1 पखवाड़े में कितने दिन होते हैं। नहीं बता पा रहा है तो मतलब सिखाया हुआ गवाह है, उसको कुछ नहीं पता है कितने दिन पहले की घटना है। और आप पूछ सकते हैं उससे सवाल कि बता दो तो अभियुक्तों ने कौन से कपड़े पहन रखे थे, किस कलर का जैकेट पहना हुआ था। और अगर गवाह झूठा है, उसने नहीं देखा है, ट्यूटर्ड है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि गर्मी का सीजन था कि सर्दी का, और हम जान रहे हैं कि मई का महीना था, उसमें कोई जैकेट नहीं पहनता। और गवाह बता देता है आपको कि हाँ उसने ब्लैक कलर का जैकेट पहना था, ए ने, बी ने ब्लू कलर का जैकेट पहना था, तो आप एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्गूमेंट कह सकते हैं कि साहब इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं पता है इनको, ये ट्यूटर्ड गवाह थे, इसको यही नहीं पता है मई का महीना था, उसमें कोई जैकेट नहीं पहनता है। या 5:30 बजे बोल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि उस समय लोगों के घर में बत्तियां जल गई थी, दिया बाती हो चुका था। अगर फिर हाँ कहता है तो इसका मतलब जो टाइम ऑफ अकरेंस है वो शिफ्ट कर गया, क्योंकि 7 बजे से पहले मई के महीने में कुछ दिया बाती नहीं होता है, उजाला रहता है। तो टाइम ऑफ अकरेंस को आप शिफ्ट करने में क्रॉस एग्जामिनेशन में कामयाब हो गए। अब एक चीज़ और उठता है, मान लीजिए कोई सवाल ही नहीं पूछा आपने डेट एंड टाइम पे, तो इसका क्या प्रिजम्पशन होगा? इसका प्रिजम्पशन होगा इट इज़ एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द एडवर्स पार्टी, कि आपने एडमिट कर लिया। लेटर ऑन यू कांट डिस्प्यूट एट फाइनल आर्गूमेंट कि साहब उस समय की तो घटना ही नहीं थी, उस तारीख की घटना ही नहीं थी। ठीक है। या उसको सिखा के भेजा गया है कि 3 बजे की घटना है, आके बोल दिया 3 बजे की घटना है, उसको ये नहीं बताया गया सुबह की कि शाम की घटना है। तो आप इसको ट्रिकी वे में पूछ सकते हैं, अरे भाई सुबह तो अंधेरा रहता है, 3 बजे लाइट जली हुई थी कि नहीं, स्ट्रीट लाइट या जहाँ भी घटना घटी वहाँ कोई बल्ब था कि नहीं था। अगर वो हाँ कहता है कि हाँ लाइट जल रही थी, हमने उसी रोशनी में देखा, तो मतलब गवाह झूठा है, उसको पता ही नहीं है 3 बजे दिन की घटना है, उस समय पर्याप्त रोशनी रहती है, किसी लाइट की जरूरत नहीं है। तो ये अगर गवाह सिखाया पढ़ाया वाला है और उसने घटना को नहीं देखा है, तो उससे कुछ कई सवाल में आप डेट एंड टाइम पे वो फंस सकता है। अब दूसरा आता है प्लेस ऑफ अकरेंस। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि आपके दिमाग में पूरा केस क्लियर होना चाहिए, FIR पूरा पढ़ा हो। प्लेस ऑफ अकरेंस पे पूछने के पहले आप अपने क्लाइंट से, अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो इन्फॉर्मेंट से, अगर आप डिफेंस की तरफ से हैं तो अपने एक्यूज से
कह सकते हैं कि मैं घटनास्थल देखना चाहता हूँ, अगर संभव है तो जाके देख लीजिए, नहीं तो आजकल तो बहुत सारे मीन्स हो गए हैं, आप कहिए वीडियो कॉलिंग करके मुझे पीओ दिखा दो। और पीओ देखते समय एक चीज़ का ध्यान देना है, वहाँ क्या-क्या लैंडमार्क्स है, उसकी क्या चौहद्दी है, बाउंड्रीज़ में क्या-क्या चीज़ है, उसको आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया उसमें बोलता है घर पे घटना घटी, तो पश्चिम तरफ घर है और उसके पूरब जिधर से वो आए उधर 100 मीटर की दूरी पे मान लीजिए सड़क है, सड़क से सटे कोई मंदिर है, उत्तर की तरफ किसी एबीसी का घर है और दक्षिण की तरफ मान लीजिए खेत है, और दक्षिण की तरफ ही एक चबूतरा है सीमेंटेड, जिसके बगल में कोई हैंडपंप लगा हुआ है। ये सब आपके दिमाग में सेट हो गया कि पीओ जो है वो उसकी चौहद्दी इस प्रकार है, और बीच में वो जगह है, सड़क से लेके उसके घर के बीच में 100 मीटर की दूरी है या 50 मीटर की दूरी, मान लीजिए 50 मीटर की दूरी है। तो अब पीओ पे सवाल पूछिए। आपने पहला तो डेट एंड टाइम पे पूछ लिया, दूसरा पीओ पे क्या क्या सवाल हो सकता है। तो जैसा कि एफआईआर में है कि उसको मारा तो वो वहीं घर के सामने गिर गया और उसका सर फट गया, खून बहने लग गया, तो खून का धब्बा घर के पास होना चाहिए। मगर आप अगर क्रॉस में पूछते हैं कि खून कहाँ गिरा था, क्या सड़क के पास गिरा था जो वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है, या मंदिर के पास गिरा था, कहता है हाँ खून गिरा था वहाँ सड़क के पास, दरोगा जी को दिखा दिया था आप लोगों ने, उन्होंने वो मिट्टी, खून लगी मिट्टी जब्त कर ली थी, कहता है हाँ। तो या आप उससे पूछते हैं कि ये बता दो, तुमने तो ये बता दिया उनके घर के पास मारपीट हुआ था, ये बता दो कि वहाँ क्या मंदिर भी है। अगर उसने नहीं देखा है, ट्यूटेड गवाह है, तो उसको पता ही नहीं है, क्योंकि बताने वाले ने उसको 2 ही चीज़ बताया, 3 ही चीज़, कि भाई बताना पश्चिम में घर है, पूरब में सड़क है, उत्तर में एबीसी का घर है और दक्षिण में खेत है। उसको ना तो मंदिर के बारे में बताया, ना चबूतरे के बारे में बताया गया है, ना हैंडपंप के बारे में बताया गया है। आप पूछ रहे हैं उससे ये बताओ वहाँ हैंडपंप भी है कि नहीं दक्षिण दिशा में। तो अगर वो ट्यूटेड गवाह है तो वो नहीं बता पाएगा। अगर उसने देख रखा है घटना को तब तो अलग बात है, वो बता देगा कि हाँ ये है। तो पीओ डिस्प्लेस करने से आप जैसे ही वो कह देता है कि सड़क के पास खून गिरा था, वहाँ से मिट्टी उठाई गई थी, तो एक तरह से आप कामयाब हो गए प्लेस ऑफ अक्रेंस को डिस्प्लेस करने में, चेंज करने में। घर के पास नहीं, आप कह सकते हैं ये तो मारपीट के मुताबिक वहाँ पे मार लगी और ये गवाह बोल रहा है कि खून सड़क के पास से मिला था जो वहाँ से 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे है। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको प्लेस ऑफ अक्रेंस चेंज हो जाने से? इस पे कुछ रूलिंग्स हैं, उसको लिख सकते हैं आप। तो मैं ये लिखवा देता हूँ आपको। देखिए प्लेस ऑफ अक्रेंस पे है कि अगर चेंज हो गया तो क्या फ़ायदा होगा। इसका मैं वो पढ़ देता हूँ। इसका साइटेशन है शेख जाबिर एलियास टांगुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2020 वॉल्यूम 1 PCCR पेज 399। इसका जो रेलेवेंट पोर्शन है जजमेंट का वो मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें डिसीज्ड was killed at Baranda and his dead body was lying at Baranda, but inquest report does not show that dead body of deceased was found lying in courtyard of deceased. Prosecution could not succeed to establish place of occurrence beyond all reasonable doubt. Even if a slight doubt arises in claim of prosecution, accused cannot be convicted. Appellants acquitted of the charges. इस केस में सिर्फ इस बात पे एक्विटल कर दिया गया था कि सभी गवाहों ने कहा बरामदे में मारपीट हुआ था, वहीं मारा था, वहीं गिर गया था, वहीं वो मर गया। मगर पुलिस आई तो उसने जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपको पता है कब बनाते हैं, जो पुलिस डेड बॉडी को उठाती है वहाँ से तो एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसी को इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी में। तो उसमें वो दूसरी जगह से बना हुआ था इंक्वेस्ट, सिर्फ इसी आधार पे एक्विटल कर दिया गया। तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में आप प्लेस ऑफ अक्रेंस को चेंज करा लेते हैं तो आप एक्विटल ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं हम प्लेस ऑफ अक्रेंस पे। कोई लेडी 376 का केस करती है, रेप केस, कहती है हम खेत में थे, उस समय आए, एक्यूज के लिए आया
और उसने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया, ठीक है। और जब ज़बरदस्ती करा तो आप अब क्रॉस में आप पूछ सकते हैं कि भाई जब ज़बरदस्ती करने लगा वो, तो उसने आपका हाथ पकड़ा होगा, तो हाँ। आपने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, तो हाँ। तो हाथ पकड़ने में चूड़ियाँ टूट गई होंगी, नेचुरल है। हाँ, तो चूड़ियाँ टूटेंगी तो कलाई में गड़ेंगी भी। तो बोलता है हाँ, वो बोलती है हाँ, कलाई में चूड़ियाँ गड़ भी गई थी। फिर आपके साथ ज़बरदस्ती किया तो खेत की बात है, खेत में पटका होगा, तो हाँ। तो पटकने में आपको पीठ में या केहनी में कहीं चोट भी लगी होगी, कहती है हाँ। अब नेक्स्ट सवाल आप पूछ सकते हैं उससे कि क्या ये सब इंजरीज आपने दिखा दिया था डॉक्टर साहब को? कहती है हाँ, मैंने कलाई में जो खून निकलने लगा था चूड़ी गड़ने से वो भी दिखा दिया था। और फिर कहती है कि तब तक मैंने हल्ला किया, अगल बगल के खेत में लोग जो काम कर रहे थे वो दौड़ के आए तो अभियुक्त भाग गया, ठीक है। तो अब यहाँ आप पूछ सकते हैं पीओ के मुतल्लिक कि वहाँ चूड़ियाँ पाई गई कि नहीं, वहाँ का फसल जिस खेत की बात कही जा रही है वो डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं। अब आपने देख रखा है, क्योंकि मैंने कहा पहले ही पूरा एग्जिबिट्स पूरा केस आपको पढ़ के रखना है। आपने देख रखा है कि उसकी कलाई में कहीं भी जख्म नहीं पाया डॉक्टर ने, ना पीठ में पाया, ना उसके टहनियों में चोट पाई, और ना ही आईओ ने घटनास्थल से चूड़ियाँ बरामद की, ना ही वहाँ लिखा उसने प्लेस ऑफ अकरेंस में कि वहाँ की जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। नाउ यू कैन पुट क्वेश्चन एंड आर्ग्यू कि साहब गवाह ने कहा है कि उसके चोट लगी थी और कलाई में खून निकल गया था, मगर डॉक्टर साहब ने कोई इंजुरी नहीं पाई, मतलब कि उसका स्टेटमेंट जो है वो मेडिकल एविडेंस से कॉर्बोरेट नहीं कर रहा है, इसलिए रिलायबल नहीं है। या उसने कहा था चूड़ियाँ गिर गई है, टूट गई थी, मगर आईओ को प्लेस ऑफ अकरेंस पे कोई भी चूड़ी का टुकड़ा नहीं मिला, ठीक है। तो ये है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कि कैसे अपने केस को कंट्राडिक्ट करें जो विटनेस है उससे। अगर सही घटना होगी तो मिलेगा, वहाँ चूड़ियाँ मिलेंगी, उसके हाथ में जख्म मिलेगा, डॉक्टर भी उसको पाएंगे। अगर झूठा फंसा रही है तो यू कैन सेव योर क्लाइंट बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस। फिर कि लोग आए तो उसको पकड़ा क्यों नहीं, तो वो कहती है भाग गया, भाग गया, वो लोगों को आता देख के। तो भाग गया तो बाकी जो लोग आए, जो विटनेसेस आए, दे माइट हैव सीन हिम रनिंग अवे, उसको पीठ देखा होगा, उसका चेहरा नहीं देखा होगा। फिर आइडेंटिफिकेशन पे पूछ सकते हैं आप कि कैसे पहचाना आपने वही है, क्या आपकी पहले बातचीत होती थी, नहीं होती थी, या रात का समय है तब कहता है 12 बजे मेरे कमरे में घुस गया, तो आप पूछ सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट पे, सोर्स ऑफ लाइट क्या था। मान लीजिए गांव की अगर घटना है और कहता है सोर्स ऑफ लाइट में लालटेन जल रहा था या लैंप जल रहा था, उसी में मैंने पहचाना कि अभियुक्त फलना था जो मेरे कमरे में घुस के मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहा था। तो अब आपको सवाल खड़ा हो जाता है कि रात में जो लैंप जला या लालटेन जला तो वो कितने बजे जलाया गया होगा, 6 बजे 7 बजे, ठीक है। फिर सोने के पहले 9 बजे या 10 बजे तक वो जला होगा, और जब सोने के पहले आदमी क्या करता है, लैंप कम कर देता है, बहुत हल्का कर देता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लैंप को बढ़ा दिया जाएगा। तब तक क्या लैंप के शीशे पे कार्बन जमा होगा, ये सब पूछ रहा है सवाल कि लैंप के शीशे पे कार्बन जम गया था। या आर्गूमेंट आप कर सकते हैं कि 6 बजे लैंप जला था और 12 बजे की घटना है, 6 घंटे में लैंप बहुत कार्बन भी जम गया था और उसको कम भी कर दिया गया था, इसलिए संभव नहीं है कि उस रोशनी में पहचाना जा सके। शहर का मामला है तो लोग लाइट बंद करके नाइट लैंप जला देते हैं, नाइट बल्ब जलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई सोने के पहले तो लाइट बंद कर दिया होगा आपने, नाइट लैंप जल रहा था, नाइट लैंप की रोशनी इतनी कम होती कि उसमें देखा नहीं जा सकता है। तो सोर्स ऑफ लाइट पे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लेस ऑफ अकरेंस पे को सिद्ध करने के लिए ये सवाल हैं। सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पे ये सवाल हैं। आइडेंटिफिकेशन पे एक और रूलिंग है जिसको आप नोट कर सकते हैं, ये है मोहम्मद मुमताज़ मंसूरी एलियास ताज।
वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी 2020 वॉल्यूम 1 PCCR पेज 541 पे रिपोर्टेड है। ये थोड़ा प्रोसिक्यूशन के ज़्यादा फेवर का है ये रूलिंग, या दोनों के काम आ सकता है आइडेंटिफिकेशन पे। तो कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 9 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, identification in dock is substantive evidence neither under CRPC nor under Evidence Act there happens to be any direction upon prosecution to have conduction of TI parade. It is dock identification which has got edge irrespective of fact that prosecution had failed to conduct TI parade during course of investigation. ठीक है, तो भाई सेक्शन 9 में तो टीआईपी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मगर अगर पुलिस वाले ने नहीं कराया और जब गवाही चल रही है और एक्यूज डॉक में खड़ा है और तब गवाह कहता है हाँ यही व्यक्ति है जिसे मैं पहचानता हूँ जिसने ऑफेंस किया है, तो उसकी भी एविडेंशियरी वैल्यू है इस रूलिंग के मुताबिक। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, हम लोगों ने 2 पॉइंट डील कर लिया, एक तो डेट एंड टाइम, दूसरा प्लेस ऑफ अकरेंस को चेंज करने से क्या फ़ायदा होगा, रूलिंग भी बताया मैंने, और क्या क्या क्रॉस किया जा सकता है ये बताया। तीसरा है मैनर ऑफ अकरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है मैनर ऑफ अकरेंस। तो अगर पहले केस को लें तो मैनर ऑफ अकरेंस क्या था कि 5 लोग आए जिसमें ए बी ने पहले उसके भाई को मारा, सी डी ने उस सूचक को मारा और ई ने उसकी भाभी को मारा। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में आप पूछ सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेंट एग्जामिन हो रहा है उसका भाई, कि आता ही गाली गलौज आपसे होने लग गया और आपको मार दिया पी और सी ने, तब तक आपका भाई बचाने आया तो उसको मारा ए बी ने, तब आपकी भाभी आई उसको ई ने मारा, या आपकी भाभी को पहले गाली गलौज करने लग गया और उसके साथ मारपीट करने लग गया, तब आप दोनों भाई गए तो आप लोग के साथ मारपीट हुआ। ठीक है, तो जैसे ही आपको गवाह कह देता है हाँ पहले मेरे साथ हुआ, फिर मेरी भाभी के साथ, फिर मेरे भाई के साथ जिसकी मृत्यु हो गई, तो मैनर ऑफ अकरेंस चेंज हो गया। यही मैनर ऑफ अकरेंस है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट वहाँ पे घटना घटी, वही मैनर ऑफ अकरेंस है। तो आपने उसका सीक्वेंस चेंज कराने में आप कामयाब हो गए। और जब सीक्वेंस चेंज कराने में, यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैनर ऑफ अकरेंस में हो सकता है कि इधर से भी बड़े भाई ने, छोटा भाई जो आया था अपने भाई को गिरा देखा तो उसने भी कोई लाठी वाठी उठा के चला दिया हो और अभियुक्तों को भी चोट लग गई हो, उसमें से किसी को माथे पे चोट लग गई, उसका भी माथा फट गया, उसका भी इलाज हुआ अरेस्टिंग के बाद। तो ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं कि क्या भाई मारपीट के दौरान उसे भी चोट लगी थी, और इस बात को अक्सर गवाह छुपाता है, अपनी चोट तो बताएगा, उसकी चोट को बोलेगा नहीं हम नहीं जानते उसको कैसे लगी चोट। ठीक है, तो ये भी आप पूछ सकते हैं कि उसको जो चोट लगी वो आपने देखा था, उसके भी माथे से, अभियुक्त के माथे से भी खून बह रहा था, आप कह सकते हैं। और गवाह डिनाई करता है कि नहीं साहब उसको चोट नहीं लगी थी, हमने नहीं देखा था, मगर उसका भी मेडिकल हुआ जिसको आप यहाँ एग्जिबिट करा सकते हैं कि साहब उसको भी चोट लगी थी, उसी दिन उसका भी इलाज हुआ था हॉस्पिटल में, उसी दिन अरेस्ट हो गया था और उसको जेल भेज दिया गया था इलाज के बाद। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा ये आप नोट कर लें, क्योंकि जो आप बोलेंगे इफ़ इट विल बी सपोर्टेड बाय अ रूलिंग और वर्डिक्ट ऑफ द अपेक्स कोर्ट, देन इट विल गेट स्ट्रेंथ, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका भी मैं ऑपरेटिव पार्ट्स पढ़ दे रहा हूँ। ये मैनर ऑफ अकरेंस पे ही ये केस है, मैनर ऑफ अकरेंस चेंज हो गया तो इसमें एक्विटल हुआ था। तो सबसे पहले तो केस है जुल्लू रहमान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी 2020 वॉल्यूम 1 पी फॉर पटना PCCR 266 है पेज नंबर इसका। इसका ऑपरेटिव पार्ट मैं पढ़ रहा हूँ। प्रोसिक्यूशन कुड नॉट सक्सीड टू एक्सप्लेन इंजुरीज सस्टेन्ड बाय एपेलांट्स, जो अभियुक्त थे उन लोगों को जो इंजुरी पहुंची थी उसको प्रोसिक्यूशन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था इस केस में। There are several contradictions in statements of the prosecution witnesses on point of manner of occurrence, जो मैं आपको बता रहा था सीक्वेंस ऑफ अकरेंस चेंज हो गया है, मैनर ऑफ अकरेंस चेंज हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन में।
एज वेल एज प्लेस ऑफ अकरेंस। ठीक है, प्रोसिक्यूशन कुड नॉट सक्सीड टू प्रूव प्लेस ऑफ अकरेंस एज वेल एज मैनर ऑफ अकरेंस बियॉन्ड ऑल शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट। रिजल्ट क्या हुआ? कन्विक्शन सेंटेंस सेट असाइड बाय एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ डाउट। ये जो मैनर ऑफ अकरेंस में कंट्रडिक्शन था उसका बेनिफिट एक्यूज को दिया गया और उसको जो सजा हुई थी उसको सेट असाइड कर दिया गया इस जजमेंट में। तो आपको मैं 3 बातें बता चुका। पहला बताया मैंने टाइम एंड डेट ऑफ अकरेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन। दूसरा बताया मैंने आपको प्लेस ऑफ अकरेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन। तीसरा मैंने बताया आपको मैनर ऑफ अकरेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन कि सवाल पूछते समय आपका एम होना चाहिए कि टू चेंज द मैनर, और अगर वो सही गवाह नहीं है, आई विटनेस नहीं है, झूठा गवाह है, ट्यूटर्ड है, तो वो फंस जाएगा आपकी गवाह में, आपके जाल में, और वो बोल जाएगा जिससे कंट्रडिक्शंस आएंगे और जिसका बेनिफिट एक्यूज को मिलेगा। तीसरा है मार्क ऑफ वायलेंस पे सवाल पूछना है, जो मैं बता चुका हूँ पीओ में भी कि भाई जब मारपीट हुआ तो माथा फटा तो खून गिरा, कहाँ गिरा। फिर अगर रेप का केस है तो चूड़ियाँ टूटी, कहाँ गड़ा, चोट कहाँ कहाँ लगी, ये सब मार्क ऑफ वायलेंस पे। ठीक है, तो मार्क ऑफ वायलेंस से आप पीओ को भी प्रूव कर सकते हैं और जो गवाह बोल रहा है उसके वेरिसिटी को भी एग्जामिन किया जा सकता है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जैसे जब मान लीजिए तलवार से मारा, किसी धारदार हथियार से मारा, तो खून बहा होगा, तलवार में खून लग गया था, कितनी दूर खून लगा था, ये सब सवाल पूछा जा सकता है कि वो तलवार बरामद हुआ कि नहीं जिससे मारा गया, बरामद हुआ तो उस पर जो खून लगा था उसको फॉरेंसिक भेजा गया कि नहीं। अगर नहीं सवाल आ रहा है तो फेवर में जा रहा है कि उसके साहब तलवार तो बरामद हुआ था, उसमें खून भी लगा हुआ था, खून नहीं लगा हुआ था, इसलिए आयोग कहता है हमने उसको भेजा नहीं फॉरेंसिक, तो मतलब वो तलवार है ही नहीं जिससे मारपीट हुई और उससे उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलेगा। तो वेपन जो यूज़ हुआ उस पर सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब 4 चीज़ें हो गई आपके पास, डेट एंड टाइम पे सवाल, फिर प्लेस ऑफ अकरेंस पे सवाल, मैनर ऑफ अकरेंस पे सवाल, मार्क ऑफ वायलेंस पे और वेपन यूज पे, क्या वेपन यूज हुआ था उस पर सवाल पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए सभी गवाह कह रहे हैं तलवार चला था, तलवार से लगा, और डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो कहता है द इंजुरी वॉज कॉज्ड बाई हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस। तो एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्गूमेंट यू कैन आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट, साहब सभी गवाहों ने कहा तलवार चला है, मगर डॉक्टर की रिपोर्ट में वो कॉरोबोरेट नहीं कर रहा है, हेंस द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस आर नॉट रिलायबल, सो द एक्यूज शुड बी एक्विटेड। फिर अब आता है सवाल आइडेंटिफिकेशन, सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, इस पे भी मैं बता चुका हूँ कि आप किस सोर्स था, क्या समय था, जिस तरह की परिस्थिति रहेगी उस तरह से सवाल बनेगा। तो मेरे बताने के पीछे ये है उद्देश्य कि आप ऐसे पॉइंट वाइज कर सकते हैं कि डेट एंड टाइम पे पूछ लिया, फिर प्लेस ऑफ अकरेंस पे पूछ लिया, फिर मैनर ऑफ अकरेंस पे पूछ लिया, फिर मार्क ऑफ वायलेंस पे पूछ लिया, फिर आइडेंटिफिकेशन पे पूछ लिया, फिर वेपन यूज पे पूछ लिया, सोर्स ऑफ लाइट पे पूछा आपने, फिर है प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस पे, भाई अलग अलग गवाह आए हैं तो उनसे पूछा जा सकता है कि साहब आप जो है घटनास्थल पे कब पहुंचे थे, हल्ला सुन के पहुंचे थे, कहेगा हाँ, तो जैसे ही आप वहाँ गए तो आपने देखा, अगर मारपीट का केस है तो फलना गिरा हुआ है ज़मीन पे, उसके माथे से खून पहुँच रहा है, पहुँचते ही आपने ये देखा, गवाह कहता है हाँ, दैट्स ऑल। मतलब उसके पहले जो घटना घटी, जो ए और बी ने उसे लाठी से मारा था, वो उसने नहीं देखा, क्योंकि आपने सीधा सवाल पुटअप किया
कि आप जैसी घटनास्थल पर पहुंचे तो आपने देखा कि सूचक का भाई गिरा हुआ था और उसके माथे से खून बह रहा था। बोलता है हाँ। फिर पूछा आपने सूचक के भी माथे से खून बह रहा था और उसकी भाभी के भी? कहता है हाँ। तो आपने सबसे पहले जाते ही खून देखा वहाँ? तो हाँ। मतलब उसके पहले घटना घट चुकी है जिसे उसने देखा नहीं, यानी उसके पहले की घटना का यदि वो कुछ बोल भी रहा है तो वो उसके लिए हेयर से है, हेयर से सुना कि फला फला ने फला को मारा और इसने इसको मारा। तो इस हद तक क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कामयाब हो सकते हैं आई विटनेस से हटाने के लिए और हेयर से विटनेस बनाने के लिए। अक्सर फंसता है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे ही आप घटनास्थल पे गए, आपने देखा कि खून बह रहा था और उसका भाई गिरा हुआ था। हाँ कहता है, सबसे पहले आपने वही देखा। हाँ, उसके समझ में नहीं आया गवाह के कि जो इसके पीछे के पहले की घटना है वो तो मैंने देखा ही नहीं। अगर सही गवाह होता कहेगा नहीं नहीं, जब हम पहुंचे तो देखे कि वो पांचों लोग आ रहे थे सड़क की तरफ से, और तब क्या देखा, तो आते ही ए और बी ने लाठी मारा, तब वो गिरे मेरे सामने। तो ऐसा कहता है तो वो गवाह यानी सच्चा है और आपके अगेंस्ट जा रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन में फंस नहीं रहा है। तो फिर ये भी पूछ सकते हैं उस गवाह से कि उस दिन की जो आप क्या करते हैं। कहता है मान लीजिए हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और 3 बजे की घटना है, तो आप पूछेंगे उससे उस दिन छुट्टी का दिन था कि नहीं, अगर वर्किंग डे था तो आप ऑफिस गए थे कि नहीं, वहाँ आपने अटेंडेंस बनाया था कि नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस पे सवाल कि कैसे वो उस वहाँ पे पहुँचा, क्या पॉसिबिलिटी थी वो वहाँ आ सकता था कि नहीं आ सकता था, कि झूठ बोल रहा है। अगर कहता नहीं उस दिन हम नहीं गए थे ऑफिस तो उसका जाके वहाँ से स्टेटमेंट निकलवा लीजिए अटेंडेंस का सीट, अटेंडेंस बना रखा है तो कहिए झूठ बोल रहा है साहब, उस दिन तो ये ऑफिस में था इसलिए अटेंडेंस बनी है इसकी। तो ये प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। अब कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड पे सवाल कि घटना घटने के बाद जब पुलिस आई तो अभियुक्त कहाँ था, क्या वो अपने घर में था कि भागा हुआ था। अगर भागा हुआ था वो तो मतलब उसका कंडक्ट सेक्शन 8 में रिलेवेंट है कि घटना की वजह से भागा है। और वो कहता नहीं साहब उस घर में ही था उस समय, पुलिस ने बुलाया तो वो चला आया, तो इससे ये क्लियर होता है कि उसका कंडक्ट जो है वो ये शो कर रहा है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन थी घटना के बाद, या घटना के समय कहाँ था, क्या कर रहा था, पुलिस आई तब वो कहाँ था, घर पे था कि चला गया था, कहीं भागा हुआ था। इस पे भी सवाल पुटअप किया जा सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो डिफेंस केस अगर है, यानी क्रॉस केस जिसको कहते हैं या काउंटर केस जो कहते हैं, काउंटर केस भी है उनकी तरफ से, तो उस पर जो बातें कही गई है उसको भी सवाल में क्रॉस में पूछा जा सकता है कि साहब इसको भी मार लगी थी, इसने भी केस किया था, पुलिस को आपने बताया क्या, आपने अगर देखा तो दोनों घटना एक ही साथ घट रही है तो दोनों देखा होगा उसने, उसको उसका भी मार देखा होगा, इसका भी देखा होगा। फिर कौन सी पार्टी एग्रेसिव थी, इस पे सवाल, क्या किसी ने अपने डिफेंस में बचाव में मारपीट किया, अकेला था उसको 5 लोग मार रहे थे तो वो नेचुरल अपने डिफेंस में वो भी कुछ अपने बचाव में चलाएगा जिससे 5 में से किसी को चोट लग गई। उसके घर पे ये लोग जाके मार रहे हैं, ये नहीं गया उसके घर पे, यानी जो एग्रेसिव है इसमें पार्टी वो दूसरी पार्टी है, तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरा यहाँ इतने कम समय में किसी आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि हर केस में अलग अलग सवाल पुटअप किए जाएंगे, वो डिपेंड करता है उस केस के सर्कमस्टांसिस पे, उस केस का क्या है, किस प्रकार का केस है उस पर। मगर पॉइंट्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन तो बताया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि डेट एंड टाइम पे क्रॉस एग्जामिनेशन पूछिए, दूसरा प्लेस ऑफ अकरेंस पे पूछिए, तीसरा मैनर ऑफ अकरेंस पे पूछिए, चौथा आइडेंटिफिकेशन पे पूछिए, सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पे पूछिए, फिर पांचवा मार्क ऑफ वायलेंस पे पूछिए, फिर वेपन यूज पे पूछिए,
फिर प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस पे पूछिए कि व्हेन एंड हाउ ही रीच्ड एट द पीओ, और फिर कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड पे सवाल पूछिए, और फिर लास्टली अगर काउंटर केस है तो काउंटर केस पे सवाल पूछिए। तो ये तरीका है क्रॉस एग्जामिनेशन का, और ये एकदम आपके आईक्यू से निकलेगा कि क्या सवाल कब पुटअप होना है, क्या बोल रहा है गवाह, गवाह किस तरह का है, उस हिसाब से सवाल बदलेंगे। जैसा मैंने बताया, अनपढ़ है तो पूछिए 1 साल में कितने महीने होते हैं, नहीं बता पा रहा है मतलब उसको सिखा के भेजा गया है कि बोल देना 4 साल पहले की घटना है। तो डिफेंस का क्या काम होता है? ओनली टू क्रिएट अ डेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। और अगर आप प्लेस ऑफ अकरेंस चेंज कर ले रहे हैं या मैनर ऑफ अकरेंस चेंज कर रहे हैं तो आपने डेंट क्रिएट कर दिया प्रोसिक्यूशन के केस में, और उस डेंट का लाभ मिलेगा आपको, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, जिसकी वजह से आप एक्विटल हो सकते हैं। तो टीआईपी पे मैंने आपको लिखा दिया, जजमेंट मैनर ऑफ अकरेंस एंड प्लेस ऑफ अकरेंस पे भी मैंने लिखा दिया है, प्लेस ऑफ अकरेंस पे भी लिखा दिया है आपको जजमेंट, और कंट्रडिक्शंस पे भी आ गया। फिर एक जो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ आपका काम है एक डेंट क्रिएट करना, उस पर नोट कर लीजिए 2014 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस SCC यानी क्रिमिनल, पेज 692। इसमें है अनिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें कहा गया है, उसकी ऑपरेटिव लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। द वर्जन ऑफ द incident given by PW3 in the FIR materially differs from the one she gave in the court. The discrepancies in her FIR and the examination in chief are noticeable. Again, her evidence could not pass the test of credibility because major improvement are made by her in her cross-examination. Therefore, her evidence does not inspire confidence. Suspicion, however strong, cannot take the place of proof. ठीक है। और एक और मामला उठता है कि गवाह ऐसा है जिसका ना तो आईओ ने एग्जामिनेशन किया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और 6 साल के बाद आ गया एक व्यक्ति कि भाई साहब ये भी आई विटनेस है, ये भी गवाह देने को तैयार है, गवाही देने को तैयार है, तो उसकी गवाही पे एक नोट कर लें। वैसे इसके पहले मेरे लेक्चर में कुछ प्रोसिक्यूशन के फेवर्स में भी है कि अगर आईओ ने नहीं एग्जामिन किया, जैसे राजेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या भीमा मुदली वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है, उन सब में कहा गया कि अगर आईओ ने नहीं एग्जामिन किया तब भी उसको एग्जामिन किया जा सकता है, मगर उसको जो वे करना है उसके एविडेंस को, उसमें ज़्यादा कॉन्शियसली करना है। अब इस केस में अगर आपके केस में ऐसा हो जाता है जो बहुत 5 साल 6 साल के बाद कोई गवाह आ रहा है जो पहले कभी एग्जामिन नहीं हुआ, ना तो उसका 161 में बयान है, ना चार्जशीट जो सबमिट किया गया 173 में उसमें भी उसका कहीं नाम नहीं है, और अब उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उस पर ये केस नोट कर लें। ये है 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल, पेज 942। ये है ब्रिजनंदन राय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसका मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ ऑपरेटिव लाइन। पर्सन्स नाइदर एग्जामिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नॉर देयर नेम्स अपेयरिंग इन चार्जशीट, देयर टेस्टिमनी given 6 years after occurrence in support of the prosecution case, it is neither reasonable nor safe to rely on them. ठीक है, 6 साल के बाद एकदम से आया तो रिलायबल नहीं है। इसमें है बहुत से ट्रिक्स हैं जो अभी चूंकि मैं आपके डिफेंस के लिए बोल रहा हूँ तो इसमें ये चीज़ है, नहीं तो अगर शुरू से गवाह ने बुलाया है और कुछ ऐसा कहते आए हैं शुरू से कि वो भी था मगर आईओ ने नहीं एग्जामिन किया, तब कंडीशन दूसरी हो जाए, तब वो जो राजेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है वो आ जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो मेरी समझ से काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, और ये ऐसा टॉपिक है कि इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हर केस का अलग टाइप का सवाल होगा और
उस हिसाब से बस आपको पॉइंट्स मैंने बताया कि सीक्वेंस में आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।